अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जुल्फ़िकार कहते हैं, एक दफ़ा नाना जी ने बताया कि शाह साहब के साथ हम लोगों ने एक दावत पर जाना था। दावत बहुत दूर से आई थी। दावत शाह साहब को आई थी सेवन शरीफ के जो सजादा नशीन थे, उन्होंने शाह साहब को दावत दी। वहाँ पर सालाना उर्स था, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि शाह साहब सेवन शरीफ सिंध जाएं। तो शाह साहब ने उनकी दावत कबूल की और वहाँ पर जाने की तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ तक कि 4-5 दिन लगे। शाह साहब के कुछ ज़रूरी काम थे, कुछ अम्बियात थे, उनको पूरा करने के बाद उससे पहले पहले हम लोग सिंध के लिए रवाना हो गए। मेरा शाह साहब के साथ अब तक का ये पहला बहुत तवील सफ़र था। सफ़र के दौरान भी कुछ ऐसे मकामात आए जहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी शाह साहब ने हमारे साथ जाहिर की और उन्होंने बताया कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको देखते साथ ही महसूस हो जाता है कि यहाँ पर इंसानों के अलावा भी कुछ ऐसी रूहें, कुछ ऐसे मखलूक़ात मौजूद हैं जिनको इंसानी आंख से देखा नहीं जा सकता। जैसे ही हम लोग सिंध के करीब पहुँचे तो रास्ते में हम लोगों का एक जगह पर क़याम हुआ। वो भी एक पुराना गांव ही था जहाँ पर हम लोगों का क़याम था। वहाँ पर भी एक सैयद साहब थे जिनके घर शाह साहब का पहला क़याम था और वहाँ पर दावत भी थी। वहाँ पर भी शाह साहब के कुछ मुरीदैन भी थे। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, उन लोगों ने बहुत इज्जत से इस्तकबाल किया। वहाँ पर उन लोगों की हवेली में ही एक जगह थी। हवेली में उन लोगों ने एक तहखाना बना रखा था। उस तहखाने के बारे में वो लोग नहीं जानते थे कि ये तहखाना आसिफ ज़दा है। शाह साहब ने जब रात को इबादत की तो शाह साहब थोड़े से परेशान हुए, क्योंकि वो मखलूक शाह साहब की इबादत से तंग हो रही थी। और शाह साहब कहते हैं कि जब मैं अपने कमरे में, जो मेहमान खाने का कमरा शाह साहब को दिया गया था, वहाँ पर इबादत कर रहा था, तो मेरे कमरे पर दस्तक होने लगी। जैसे ही 3-4 बार दस्तक हुई, वो वक्त ऐसा था कि मैं अपनी इबादत को रोक भी नहीं सकता था, लेकिन वो दस्तक बार बार मेरी इबादत में खलल डाल रही थी। मुझे मजबूरन उठना पड़ा। जो ही मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, सर झुकाए। वो कांप रही थी, उल्टे पैरों वाली बूढ़ी चुड़ैल, और वो इल्तिजा कर रही थी कि आपसे इल्तिजा है, ये इबादत यहाँ पर ना करें। मैं पिछले 80 बरस से इस हवेली के तहखाने में रहती हूँ। मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही आज तक इस हवेली के मकीनों को तंग किया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर भी एक सैयद साहब है। मैं उनके बाप दादा की मुरीद हूँ। मैंने उनको आज तक तंग नहीं किया। कभी भी मैं उनके किसी जानने वाले के, उनके घर वालों के या उनके जो मुलाजिम हैं, खिदमत गुजार हैं, उनके सामने नहीं आती, बल्कि मैं इस जगह की हिफाजत करती हूँ। लेकिन जिस वक्त आपने ये पढ़ाई पढ़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अगर आपने ये पढ़ाई पूरी की तो शायद मैं जलकर राख हो जाऊँ। शाह साहब ने उससे कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ, मैं यहाँ पर इबादत नहीं करूँगा। शाह साहब ने वो अपनी जो पढ़ाई थी, इबादत थी, उनको वहीं पर रोकनी पड़ी। सुबह शाह साहब ने ये किस्सा जो वहाँ के शाह साहब थे उनसे डिस्कस किया, तो उनका ये कहना था, हम जानते हैं कि हमारी हवेली के तहखाने में एक बूढ़ी मखलूक का बसेरा है जो कि एक पिछल पैरी है, और इसका बसेरा तब से है जब से हमारे बाप दादा थे। हमारे वालिद साहब हमें हमेशा कहते थे, रात के बाद, शाम के बाद करके तहखाने की तरफ ना तो खुद जाना है, ना किसी को जाने देना है। वहाँ पर जो रहती है
वो हमारी मुरीद है, तुम लोगों को कभी तंग नहीं करेगी, बल्कि इस जगह की हिफाजत करती है। बस उस पर कोई हिसाब नहीं बांधना, ना ही उसको तकलीफ देनी है। वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। शाह साहब ने उनसे कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। वो रात को हाजिर हुई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैं यहाँ पर इबादत कर रहा था। इस हवेली में मुझे थोड़े बहुत असरात महसूस हुए थे, लेकिन मुझे ये था कि शायद यहाँ से किसी की गुजरगाह है और वो रात के 12 बजे के पहर के बाद यहाँ से गुजर गई होगी, लेकिन वो तंग हो रही थी, इसलिए मैंने इबादत रोक दी। वहाँ पर एक रात गुजारने के बाद हम लोग सेवन शरीफ सिंध पहुँच गए। वहाँ के जो शाह साहब थे, गद्दी नशीन थे, उन्होंने शाह साहब का बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया और सेवन शरीफ के उर्स में हम लोगों ने शिरकत भी की। वहाँ पर हम लोगों का क़याम 10 दिन का था। उर्स के बाद शाह साहब से मिलने के लिए सिंध ठट्ठा से कुछ लोग आए जो बहुत ज़्यादा परेशान हाल थे। वो उर्स पर भी आए थे, तब शाह साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। उनमें 3-4 लोग थे जिनमें से एक शाह साहब का मुरीद भी था। वो गांव से एक आदमी को लेकर आया जो सुनने में ये था कि उस गांव के मकली कब्रिस्तान का वो गोरकन था। वो गोरकन बहुत ज्यादा परेशान हाल था। वो बार बार चाह रहा था कि जल्द से जल्द उसकी मुलाकात शाह साहब से हो। शाह साहब अपने मेहमानों से जैसे शाह साहब को फुर्सत मिली तो शाह साहब ने उनको बुलाया और पूछा कि खैरियत है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो। शाह साहब के मुरीद ने बताया कि ये ठट्ठा के गांव का एक गोरकन है और इसके साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। इसका ये दावा है कि मकनी कब्रिस्तान में एक बहुत कदीम और पुरानी कब्र है जिसकी हिफाजत एक औरत नुमा मखलूक करती है। मैं जब भी रात को पहरा देता हूँ वो मुझे दिखाई देती है। मैं उसके करीब आता हूँ तो वो गायब हो जाती है। ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करता हूँ तो वो भयानक आवाज़ों में रोती भी है। यहाँ तक कि मैं बाज ना आऊँ तो फिर वो मुझे सोए हुए को मारने की, थप्पड़ मारने की या अजियत देने की भी कोशिश करती है। शाह साहब ने कहा कि शुरू से सारी बात बताओ, कब से तुम्हें वो नजर आई और कैसे नजर आई। उस गोरगन का ये कहना था कि अब से पहले इस कब्रिस्तान में मेरा बड़ा भाई वो गोरगन का काम करता था, लेकिन कुछ अरसे से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया, तो मैंने उसको गांव वापस भेज दिया और उसकी जगह पर मैंने आकर यहाँ पर गोरगन का काम शुरू कर दिया। हमारा जद्दी पुश्ती इसी कब्रिस्तान में सारे गोरकन का काम करते आए हैं। बचपन में भी हम अपने अब्बू के साथ यहाँ पर आया करते थे। जैसे मैं इस जगह पर आया तो मेरे लिए ये जगह कोई नई नहीं थी। मेरा भाई अक्सर डरा डरा रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कभी भी कुछ कह नहीं पाया। मैं जब भी उससे पूछता था वो टाल मटोल कर देता था। मैंने इस कब्रिस्तान में आकर पहरा देना शुरू कर दिया। जैसे ही रात का टाइम होता था तो मुझे कब्रिस्तान से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। आवाज़ें ऐसी होती थी कि जिस तरह से कभी कोई बैन करके रोता है तो कभी जिस तरह से कोई दुख भरी आवाज़ में, कुछ बुलंद आवाज़ में बोलता भी है। आवाज़ हमेशा से औरत की ही होती थी। मैं जब भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश करता था, आवाज़ कभी एक सिमत से आती थी तो कभी दूसरे सिमत से। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि आवाज़ कुएं वाली जगह से आ रही है, लेकिन रात के वक्त कुएं की तरफ जाना नामुमकिन था। वो बहुत खस्ता हाल जगह हो चुकी थी। कुएं वाली तरफ से जब मुझे आवाज़ें आई तो मैं थोड़ा सा उसके हट के दूसरी जानिब देखने लगा तो मैं क्या दिखता हूँ कि जिस तरफ कदीम पुरानी कब्रें थीं उन कब्रों की जानिब मैंने किसी को खड़े देखा। वो वजूद बहुत लंबा था। अब मैंने जब किसी को देख लिया मुझे लगा कि शायद कोई छुपकर कब्रिस्तान में आया तो यहाँ पर कोई अमलियात वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी सरगर्मियाँ कब्रिस्तानों में पाई जाती हैं जिनमें बहुत से आमिल हजरात या कभी कभार कुछ जादूगर या कभी कभार कुछ आम लोग भी अमलियात करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसी सरगर्मियों को पूरा करने के लिए रात का वक्त ही चुनते हैं, बिलखसूस रात का वो पहर जब आमतौर पर कोई भी कब्रिस्तानों का रुख नहीं करता। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि शायद यहाँ पर कोई है। मैंने उसको दूर से आवाज़ें दी। वो जो कोई भी था पत्थर का बुत बने खड़ा रहा
اور میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو مجھے بہت لمبے بال نظر آئے۔ وہ کوئی عورت تھی سفید کلر کے لباس میں، اور وہ ایک قبر کے آس پاس چکر لگا رہی تھی۔ یہ منظر بہت زیادہ بھیانک تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ پیچھے ہٹتی گئی اور مجھے اپنے پیچھے سے ایسی آواز آئی جیسے مجھے کوئی منع کر رہا ہے کہ آگے مت جاؤ۔ جب میں نے اس آواز پر غور کیا، پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور جب دوسری طرف قبر کی جانب دیکھا تو وہ عورت بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا باہر کی طرف آ گیا۔ اب یہ معمول بن گیا تھا، جو ہی رات ہوتی تھی اس قبر کے آس پاس مجھے ایک عورت نظر آتی تھی، کبھی وہاں کھڑی تو کبھی وہاں پر چکر لگاتی یا کبھی وہاں پر بیٹھی ہوئی۔ میں نے دن کے ٹائم میں جب اس طرف کا رخ کیا تو جا کر دیکھا تو وہ ایک بہت پرانی قبر تھی۔ وہ قبر اتنی پرانی تھی کہ اس کے اوپر جو تاریخ اور تحریر تھی وہ بھی مٹ چکی تھی۔ وہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس سے میں پوچھ سکتا کہ کس کی قبر ہے، نہ ہی وہاں پر اس طرح سے عام روٹین میں زیادہ تر لوگ آیا کرتے تھے۔ تاریخ اور تحریر جو آس پاس کی قبروں پر موجود تھی ان سے یہی نمایاں ہو رہا تھا کہ یہ بہت پرانی قبر ہے۔ پھر اس کے اوپر یہ کون ہے؟ میں نے سوچا کہ میں آیت الکرسی پڑھوں گا، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر حصار کر کے کوئی چیز جلا کر ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا یہ کیا چیز ہے۔ تو اگلی رات میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے ایک لکڑی کے اوپر کپڑا لپیٹ کر اس کی مشال بنائی، اس کو جلایا، اور جس وقت اس عورت کی آوازیں گونج رہی تھی اس جانب چل نکلا۔ جیسے میں اس طرف پہنچا تو وہ عورت جو تھی اسے جو ہی آگ کے شعلے دیکھے وہ ایک کالے رنگ کا دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے واپس بھاگ آیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد بھی وہاں سے آوازیں آتی رہیں۔ اس رات اس مخلوق نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا۔ مجھے بار بار لگتا تھا کہ جس طرح کوئی میری چارپائی کو بار بار ہلاتا ہے، یہاں تک کہ مجھے 2 بار لگا کہ میری چارپائی جیسے ہوا میں بھی ہے۔ میں خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورے قبرستان میں ہو کا عالم تھا، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات تھی سوائے سناٹے کی، یا دور دراز فضا میں گونجتی کتوں کی آوازیں بہت زیادہ خوفناک اور پرسرار لگ رہی تھی۔ اسی لمحے قبرستان سے بھی ایک آواز سنائی دی، جس طرح سے کوئی باریک سی چیخ ہوتی ہے۔ میں پھر ڈر گیا اور اندر چلا گیا۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ اسی قبر کے پاس ایک عورت ہے جس کے الٹے پیر ہیں اور قد بہت دراز ہے، آنکھیں سفید رنگ کی ہیں، اور وہ واضح لفظوں میں مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ اس قبر کی طرف رات کے وقت مت آنا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم مجھے روز آ کر بہت زیادہ تنگ کرتے ہو۔ جیسے میں نے یہ خواب دیکھا وہ اتنا خواب ایسے تھا جیسے حقیقت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گاہے بگاہے مجھے تنگ کرنے لگی۔ کبھی مجھے کمرے کے باہر سے آوازیں آتی بکری کے بولنے کی، کبھی مجھے باہر سے آوازیں آتی کہ جس طرح سے کوئی رو رہا ہے۔ مختلف جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی۔ کمرے میں جب سویا ہوتا تو رات میں چارپائی اکثر ہلتی اور مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگتا۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی میں نے پہرا دینا نہیں چھوڑا، کیونکہ میرا بھائی بیمار تھا اور کوئی تھا نہیں جو وہاں پر پہرا دیتا۔ اب میں بہت مجبور ہوں۔ میں رات کو جیسے قبرستان میں داخل ہونے لگتا ہوں 2-3 بار مجھے کسی اندیکھے وجود نے دھکا بھی دیا، یہاں تک کہ کوئی اندیکھی قوت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں رات کو کنویں کی طرف جاؤں۔ اور میں نے سنا ہے کہ اس کنویں پر بھی بہت پرسرار اثرات ہیں۔ وہاں پر ایسے اثرات ہیں جو انسان کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ خود کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ میری مدد کریں۔ جو ہی مجھے اس آدمی نے بتایا کہ آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ سے ملوں کہ آپ میری اس سلسلے میں کوئی مدد کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، میں جانتا ہوں یہ میرا مرید ہے اور یہ پنجاب بھی میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے، اسی لیے تمہیں یہاں پر میرے پاس لے کر آیا ہے، ورنہ جہاں پر میں آیا ہوں یہ بھی بہت بڑی اور اونچی گدی ہے، یہاں کے پیر بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہاری مدد کر دیتے، لیکن جو جس کا مرید ہوتا ہے وہ اسی کے پاس جاتا ہے۔ جس قبرستان میں تم پہرا دیتے ہو، جہاں پر تمہیں بار بار وہ مخلوق نظر آتی ہے اور جس نے تمہیں خبردار بھی کیا ہے کہ اب دوبارہ رات میں وہاں پر نہ آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر مسلط ہے اور وہ وہاں کی
حفاظت کرتی ہے یا پہرا دیتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو اس کی وہاں پر حاضری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر تو یہ پتہ لگ جاتا کہ وہ قبر ہے کس کی تو بات بہت ہی آسان ہو جاتی، لیکن اب کون بتائے کہ وہ کس کی قبر ہے؟ پرانی بات ہے، کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم نے رات کے وقت اس قبرستان میں اس قبر کے آس پاس نہیں جانا، کیونکہ اب وہ اندھے کی قوت تمہارے دماغ کو معاف کرنے لگی ہے، اسی لیے وہ تمہیں بار بار کنویں کی طرف بلاتی ہے، کیونکہ جیسے وہ تمہیں کنویں کے اندر کے حصے میں لے کر جائے گی وہ تمہیں جانی نقصان دے دے گی، یا تو تمہارا دل ہی نکال لے گی یا تمہاری گردن کی ہڈی بھی توڑ دے گی۔ اس لیے بچ جاؤ۔ یہ حفاظت کا ایک تعویذ ہے، اس کو گلے میں ڈال لو تو اس کا اثر تمہارے دماغ پر نہیں ہوگا اور تم اپنے آپ قبرستان کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تم نے پہرا دینا ہے اس ٹائم تک جب تک اس کی آواز نہ گونجے۔ اس کی آواز ہی اس کی آنے کی ایک نشانی ہے۔ وہ قبر کس کی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے اوپر وہ چوڑیل مسلط ہے، شاید وہ اس کا پہرا دیتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے اس کی مدد کی اور وہ گورکن وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح سے ہم لوگ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو خان پور میں بھی شاہ صاحب کے کچھ مرید تھے، وہاں پر بھی ہمارا ایک دن کا سٹے تھا، ان لوگوں نے بھی دعوت دی ہوئی تھی۔ وہاں پر جب پہنچے تو ان لوگوں کا ایک جوان لڑکا تھا جو بہت زیادہ بیمار تھا۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے چارپائی کے اوپر کوئی ڈھانچہ ہے، اور گھر والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ محض 3 مہینے میں اس کا یہ حال ہوا ہے۔ 3 مہینے سے پہلے یہ لڑکا بہت ہی زیادہ صحت مند اور حشاش بشاش تھا، اس کے قریب بھی کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن ایک دن یہ قبرستان میں گیا۔ اس کو ہم منع کرتے تھے کہ دوپہر کے ٹائم یا شام کے ٹائم قبرستان کی طرف مت جایا کرو، لیکن یہ باز نہیں آتا تھا، یہ اکثر قبرستان کی طرف جا نکلتا تھا۔ اکثر یہ وہاں پر اس لیے جاتا تھا کہ اس کا ایک بہت پیارا دوست تھا جس کی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی، تو یہ اس کی قبر پر جا کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دوست ابھی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے اس کے دماغ پر تھوڑا سا اثر ہوا تھا، یہ بیمار بھی بہت ہوا تھا جب اس کا دوست ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ اس نے ضد کرنی شروع کر دی، ہم نے اس کو منع کیا کہ روز نہ جایا کرو، ایک ٹائم بناؤ یا جمعے کے جمعے چلے جایا کرو، لیکن یہ رکتا ہی نہیں۔ اس کو جب اس کی یاد ستاتی تھی یہ چلا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اس نے ہمیں بتایا نہیں اور مغرب کے بعد یہ قبرستان میں کہیں چلا گیا۔ یہ بہت دیر سے گھر نہیں آیا، ہم نے اس کا جا کر پتہ کیا، دوستوں سے پوچھا، سب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس طرف نہیں آیا۔ ہم نے شام کو اس کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا ہے جس ٹائم مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ یہ سننے کے بعد ہم لوگ فوراً قبرستان کی طرف بھاگے۔ وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے تو یہ اپنے دوست کی قبر کے قریب ہی ہمیں بے ہوش ملا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کو اٹھا کر گھر لے آئے، رات بھر یہ بے ہوش رہا، ہر ممکن کوشش کی، ڈاکٹر کو لے کر آئے، ہاتھ پاؤں ملنے کی کوشش کی، اسے ہوش نہیں آیا۔ اسے اگلے دن جب ہوش آیا تو یہ چلا رہا تھا اور چیخ رہا تھا اور ہم لوگوں کو رو رو کر کہہ رہا تھا مجھے بچا لو ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ ہم لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ کون مار دے گی تو اس نے کہا کہ وہ قبرستان میں رہتی ہے، اس نے قبرستان میں مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے مجھے بہت مارا، اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، اس کا قد بہت زیادہ دراز ہے اور اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی درخت سے نکل کر آئی ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، اس نے کسی چیز کو دیکھا ہے تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ہم اسے لے کر ایک بزرگ کے پاس گئے، ان بزرگ نے پڑھائی کر کے اس کے پر اس مخلوق کی حاضری کر دی۔ وہ ایک پچھڑ پیری چڑیل تھی جس کا اس قبرستان سے گزر بسر تھا۔ یہ وہاں پر کافی دیر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ رات گہری ہو رہی ہے اور مغرب کے بعد کا ٹائم ہے۔ یہ اسی مخلوق کے راستے میں تھا، اس مخلوق نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو اٹھا کر بہت زور زور سے پٹکا۔ تب سے اب تک ہم اس کا بہت علاج بھی کروا چکے ہیں، ڈاکٹری بھی روحانی بھی، یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ ابھی بھی یہ مخصوص ایک کونے میں دیکھتا رہتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی کوئی اشارے کرتا ہے۔ زیادہ تر اس کی نظر یہ سامنے والے روشن دان پر ہوتی ہے، اور اگر ہم لوگ اس کی چارپائی بدلتے ہیں
तो ये कोने वाली खिड़की की तरफ देखता रहता है और हमें ये महसूस होता है कि इसको कोई नजर आता है। हमारी मदद करें। इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। बामुश्किल हम इसको कुछ थोड़ा बहुत खिलाते हैं। सिर्फ पानी पीता है, ज़्यादा हो तो चाय पी लेता है, चाय के साथ एक आधा बिस्किट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दिन ब दिन ये ढांचा बनता जा रहा है। इसको बचा लें, पता नहीं इसको क्या हो गया। शाह साहब ने इसकी हालत देखी। शाह साहब समझ गए कि इसके ऊपर वो मखलूक है और मखलूक इसका ये हाल कर रही है। वो पिछल पैरी चुड़ैल उस वक्त कब्रिस्तान से गुजर रही थी जिसने इसके ऊपर वार कर दिया, क्योंकि ये अकेला था, नौजवान था और उसके रास्ते में ही बैठा हुआ था। इसलिए उसने इसके ऊपर अपना बसेरा कर लिया, क्योंकि शाम के बाद ये मखलूक़ात आज़ाद होती हैं और ये बड़ी आसानी से इंसानों के ऊपर और इंसानों के घरों में बसेरा भी कर लेती हैं। शाह साहब ने कहा कि पानी का एक गिलास लेकर आए। शाह साहब ने पानी दम किया। पानी दम करने के बाद उसके वालिद साहब को कहा कि इसके मुंह में पानी के कुछ कतरे डालें। इसके मुंह में पानी के कुछ कतरे डाले। उसने आंखें झपकना शुरू कर दी, इधर उधर देखने लग गया, अपने वालिद साहब से बात करने लग गया और बहुत बीमार लहजे में उनसे ये पूछने लगा कि ये कौन है जो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पीर साहब हैं, पंजाब से आए हैं, तुम्हें दम करने आए हैं, तुम ठीक हो जाओगे। तब शाह साहब ने उस लड़की की तरफ देखा, उससे हम कलाम होने की कोशिश की, उससे बात शुरू की। शाह साहब ने कहा कि मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ था जब तुम कब्रिस्तान गए थे। उस लड़के ने बताया कि जब मैं कब्रिस्तान गया, मैं अपने दोस्त की कब्र पर बैठा, उससे बातें कर रहा था, रो रहा था। तभी एकदम से मेरे सामने आकर एक औरत खड़ी हो गई। मुझे नहीं पता कि वो औरत कहाँ से आई थी। वो औरत काले से लिबास में थी। पहले ऐसे लग रहा था कि उसने घूंघट निकाला हुआ है, फिर थोड़ी देर के बाद वो कुछ खौफनाक सी आवाज़ें निकालने लगी। जब मैं वहाँ से उठने लगा तो एकदम से उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया और उसने मुझे पटक कर मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे बहुत मारा और कहा कि मेरे रास्ते में क्यों बैठे हो। इसके बाद वो मुझे हर टाइम नजर आती है। वो उस रोशनदान से मुझे वाज़ेह नजर आती है। उसका कद इतना लंबा है कि वो रोशनदान में उसका चेहरा नजर आता है। उसकी गर्दन बहुत लंबी हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे इसकी गर्दन इस रोशनदान से इस तरफ आई हुई है। जब ये लोग मेरी चारपाई बदलते हैं तो वो सामने दरवाजे में खड़ी रहती है। वो बहुत खौफनाक है, उसकी टेढ़ी सी गर्दन है, मुझे डराती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे हर टाइम नजर आती है। जब ये लोग कुछ पढ़ते हैं या किसी से कुछ लेकर आते हैं तो वो मेरे से थोड़ी देर के लिए हटती है। जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है वो फिर आ जाती है। शाह साहब ने कहा कि इंशाल्लाह अब वो नहीं आएगी। शाह साहब ने कहा कि यहाँ पर हम 2 दिन रुकेंगे और मैं इस लड़की के ऊपर अमल करूँगा। फिर शाह साहब ने उसके ऊपर पढ़ाई और अमल शुरू कर दिया। अमल के दौरान उसकी हालत ऐसे हो जाती थी जैसे मछली की तरह तड़पने लग जाता था। वो मखलूक उसे इतनी अज़ियत देती थी, लेकिन जैसे शाह साहब दम करते थे उसे एकदम से सुकून आता था और वो आंखें बंद करके सो जाता था। उन 3 रातों में उनके घर से एक औरत के रोने की आवाज़ें गूंजती थी, उनके उस स्टोर रूम से जिसको बंद किए हुए थी 4-5 साल हो गए थे। उनका ये कहना था कि इस स्टोर रूम से हमें रात को आवाज़ें आती थी, इसलिए हमने इसको ताला लगा दिया। आज उसी स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। शाह साहब ने 3 रातों का अमल किया और उसके बाद काले 7 धागे उस स्टोर रूम के दरवाजे के ऊपर ताला था उसके ऊपर बांध दिए और कहा कि ये कभी भी ना खुले। अगर ये खुलेंगे तो मखलूक हमलावर भी हो सकती है। अभी मैंने इसे कैद कर दिया है, इंशाल्लाह अब उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ये ठीक भी हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे इसकी रिपोर्ट देते रहना है। उसके बाद हम लोग वहाँ से पंजाब वापस आ गए। वो लोग बार बार शाह साहब को रोज़ उस लड़के की रिपोर्ट देते थे कि अब उसको वो नजर कम आती है। अब वो रोता भी नहीं है, पहले वो रात भर रोता रहता था डरावनी आवाज़ों में। अब वो खाना भी मांगता है, उसे भूख भी लगने लगी है और अब वो सुकून से सोता भी है। आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने हमारे बेटे को बचा लिया, वरना हम तो सारी हिम्मत हार चुके थे और हमें यही लगता था कि शायद ये बचेगा नहीं। फिर शाह साहब ने सख्ती से मना किया कि दोबारा उस कब्रिस्तान के रास्ते से भी नहीं घुसेगा ये। अगर ये वहाँ गया
तो वो मखलूक उस पर हमलावर हो सकती है, भले किसी और रूप में। फिर शाह साहब ने इस तरह से उसको दोबारा फ़ोन पर दम किया और कहा कि अपना ख्याल रखो, बावजूद रहा करो, आयतल कुर्सी दरूद पाक चारों कुल पढ़कर अपने पर हिसार किया करो, तो मखलूक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस तरह से शाह साहब ने उन लोगों की मदद की जो जिन्नात के कंट्रोल में थे या जिनके ऊपर जिन्नात का बसेरा था। तो ये नाना जी ने हमें कहानियाँ बताई जो मैंने आपको बताई। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार आपका। मुझसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी इंसान जो है किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो, तो जिन्नात किसी रूप में भी अपना आप जाहिर कर सकते हैं, और कब्रिस्तानों में ये मखलूक़ात भी इंसानों की वजह से ही आती हैं। वहाँ पर किए गए उतारे या वहाँ पर किए गए अमलियात ही इन मखलूक़ात का कब्रिस्तानों में आने का बाइस बनती हैं। लेकिन लोग इन बातों की परवाह नहीं करते और वो वही सब करते हैं जिनमें उनको अपना मतलब नज़र आ रहा होता है, या जिनमें उनको ये लगता है कि उनकी कोई तकलीफ दूर हो जाएगी। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक मुझे दिया करें और मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही ड्रामे कहानियाँ लाती रहा करूँगी। इंशाल्लाह तक फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुशी हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।